हेलो मेरे भाई, आप सब कैसे हैं। आप सभी के लिए लेके आया हूँ बायोलॉजी का 30 मोस्ट वीवीआई प्रश्न, जो कि हर बार पूछता है और इस बार भी 100% टकराएगा। इसी में से आपका 10 बनेगा। ठीक है, तो आप इसको क्या करिए, अच्छा से कर लीजिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते। कह रहा है कि आहार श्रृंखला क्या है। जंगली पारिस्थितिक तंत्र आहार श्रृंखला का वर्णन करें। अगर किसी पारिस्थितिक तंत्र में जीवों के बीच भोजन के संबंध को आहार श्रृंखला कहते हैं। यानी किसी जीवों के बीच भोजन के संबंध को क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला कहते हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन द्वारा घास, यहाँ पे क्या होगा, घास। ठीक है, यहाँ पे होगा घास। हिरन द्वारा घास, बाघ शेर द्वारा हिरन को खाया जाता है। चूंकि ऊर्जा का प्रवाह विभिन्न पोषीय स्तरों से होता है, अर्थात घास उत्पादक से हिरन प्राथमिक उपभोक्ता तथा हिरन से बाघ या शेर द्वितीयक उपभोक्ता में। ठीक है, अतः ऐसे खाद्य जीवों द्वारा खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है। अगला है जलीय पौधों तथा मृदभिद पौधा को उदाहरण दें। तो जलीय पौधा वैसे पौधा जो जलीय वातावरण में उगते हैं, उसे जलीय पौधा कहते हैं, जैसे जलकुंभी और गुलाब। और ये है मरुद्भिद। तो मरुद्भिद होता है वैसे पौधे जो शुष्क वातावरण में उगते हैं, उसे मरुद्भिद कहते हैं, जैसे नागफनी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर है कि माइक्रो इंजेक्शन को परिभाषित करें। कह रहा है माइक्रो इंजेक्शन एक ऐसी तकनीकी है या फिर एक ऐसी युक्ति है जिसमें पुनः संयोजक डीएनए को सीधे एक जानवर के केंद्रक में अंतःक्षिप्त किया जाता है। इसमें एक ग्लास माइक्रोपिटेट माध्यम से विदेशी डीएनए सीधे एक जीवित कोशिका ऑक्टय या जानवर के भ्रूण में पहुंचाता है। जैसे कि देखते हुए यहाँ कहने का अर्थ है कि देखिए, अगर अच्छा नस्ल के गाय हुआ तो अच्छा दूध देगा, यानी कि जितना उसका माँ दे रहा है उतना उसका क्या देगा, बच्चा भी दूध देगा। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, यहाँ पे कोई हट्ठा कट्ठा बढ़िया सांड को ढूंढते और उसी को क्या करते हैं, उनका डीएनए उसमें जो गाय होती है या भैंस होती है उसमें पहुँचाते हैं। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, माइक्रो इंजेक्शन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, माइक्रो इंजेक्शन। यानी कि हट्ठा कट्ठा अगर रहेगा तो इनका बच्चा भी हट्ठा कट्ठा होगा और ये खुद भी क्या होंगे, हट्ठा कट्ठा। अगला है क्लोनिंग स्थल को परिभाषित करें। कह रहा है क्लोनिंग साइट वह साइट है जहां डीएनए को वेक्टर में डाला जाता है। डीएनए को कहाँ डाला जाता है, वेक्टर में डाला जाता है। प्रतिबंध एंजाइम मान्यता स्थल को पहचानता है और विदेशी डीएनए को सम्मिलित करने के लिए डीएनए को काटता है। मतलब कि यह ऐसा है जो कि विदेशी डीएनए दिया गया है उसको क्या करता है, काटता है। जो कि दूसरा नस्ल के दिया जाता है उस नस्ल को क्या करते हैं, ये काटते हैं। ठीक है, अगला है अपसारी तथा अभिसारी विकास में अंतरिक्ष है। तो कह रहा है कि अपसारी विकास देखिए, नंबर 1, जब विभिन्न प्रजातियों किसी विशेष वातावरण के अनुकूल के कारण अपनी विशेषताओं और कार्यों में समानता विकसित करती हैं। ठीक है, नंबर 2, यह पर्यावरण परिस्थितियों में परिवर्तन करता है। नंबर 3, यह प्रजाति की बाहरी संरचना भिन्न हो सकती है लेकिन आंतरिक रूप से वह अपने पूर्वजों के समान होते हैं। जैसे कि मानो किसी के बाप खैनी खा रहा है, गुटखा खा रहा है, तो उसका बेटा भी क्या होगा, वही खैनी गुटखा खाएगा। इसको अपसारी कहते हैं। ठीक है, चौथा नंबर कह रहा है अभिसरण विकास के कुछ उदाहरण, कीड़े, पक्षी, चमगादड़ के पंख। ठीक है, और दूसरा का है डॉल्फिन और शार्क का सुव्यवस्थित शरीर। देखो, डॉल्फिन और शार्क का दोनों क्या होता है, एक ही जैसा शरीर होता है। ठीक है, और अगला है अभिसारी विकास। नंबर 1, जच एक पैतृक प्रजाति कई अलग अलग प्रजातियां में विचरण करती है तो अंततः नई प्रजातियां को जन्म देती हैं। ठीक है,
यह प्रवास और पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण होता है। वे बाहर और साथ ही अंदर से दिखने में भिन्न हो सकते हैं। डार्विन फिंच डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एक उदाहरण है। यानी कि ये जो अभिसारी है ये आदमी का विकास है, ठीक है। और ऊपर जो था जीव जंतु और पेड़ पौधे का था, और यहाँ पर जो होता है आदमी होता है। देखिए किसी के माता पिता कैसे हो जाएगा, लेकिन उसका बेटा देखने में क्या होता है, अलग होता है, लेकिन गुण उसी का होता है, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। अगला है विभिन्न प्रकार के RNA के नाम बताएं। क्या बताना है, विभिन्न प्रकार के RNA के नाम। कहेंगे RNA तीन प्रमुख मतलब कि तीन प्रकार के होते हैं। पहला स्मॉल mRNA जिसको कहते हैं मैसेंजर RNA। दूसरा का RNA जिसको कहते हैं ट्रांसफार्मर, ठीक है। तीसरा का कैपिटल स्मॉल RNA यानी कि राइबोसोमल RNA, ठीक है। कहता है एक कोशिका में प्रोटीन को संश्लेषित करने के लिए तीनों RNA की आवश्यकता होती है। मतलब कि जब बच्चा यानी कि जब बच्चा होता है ना किसी व्यक्ति को, तो उसमें क्या होता है, ये तीनों RNA चाहिए उनको, ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। अगला है BOD पर संक्षेप में लिखे। कह रहा है कि BOD जल में उपस्थित कार्बनिक प्रदूषकों की सांद्रता को बताता है। यानी कि जल में उपस्थित कार्बनिक प्रदूषकों की सांद्रता को बताता है। किसी जल में अगर BOD की सांद्रता अधिक हो तो उसका अभिप्राय यह है कि वह जल कार्बनिक प्रदूषकों से संपन्न है। इस प्रकार BOD यहाँ पर BOD होगा, ठीक है। BOD ऑक्सीजन की उस मात्रा को इंगित करता है जो जीवाणु द्वारा 1 लीटर जल में मौजूद कार्बनिक पदार्थ को ऑक्सीकृत करता है, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण से सूक्ष्मजीव की भूमिका के बारे में बताइए। कह रहा है कि जैविक उर्वरकों के उपयोग से मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि तो होती है, साथ ही इसका कोई दुष्प्रभाव भी नहीं होता है। जैविक उर्वरक का निर्माण विभिन्न प्रकार के जीवों जैसे नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया जीवाणु कवक से होता है। नील हरित शैवाल कई जातियाँ ऐसी होती हैं कि वे वायुमंडल से नाइट्रोजन गैस को ग्रहण कर उसे नाइट्रोजन यौगिक में परिणत कर देते हैं। ये जल में पाए जाने वाली स्वपोषी सूक्ष्मजीव होते हैं। इनमें हेड्रोसिस्ट नामक खास कोशिका पाई जाती है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। यानी कि जब हम गोबर जानते हैं, जब हम गुआ यानी खेत में देते क्या होता है, उससे खेत को कोई हानि भी नहीं होती और खेत में फसल क्या होती है, अच्छी उपजती है, ठीक है। आगे चलिए प्राणियों में व्यवहारिक अनुकूलन पर एक टिप्पणी लिखें। क्या एक व्यवहारिक अनुकूलन वह गुण है जिनमें किसी जीव के शरीर के कुछ भाग शामिल जैसे त्वचा, रंग और आकार। ये अनुकूलन जीवों के उनके प्राकृतिक आवेश में जीवित होते हैं, रहने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में यही सब रहेंगे और ये सब 100% आपका एग्ज़ाम में क्या होगा, टकराएगा, ठीक है। चलिए आगे, और जैसे कि एग्जाम्पल देखिए आगे नहीं। मरुस्थल में पशु का अनुकूलन पानी के बाहरी स्रोत में अनुपस्थित है। उत्तरी अमेरिका में रेगिस्तान में कंगारू चूहा अपने आंतरिक वसा ऑक्सीकरण के माध्यम से पानी की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होते हैं। कंगारू चूहे में अपने मूत्र को एकाग्र करने की क्षमता होती है। यानी कि अपने मूत्र को क्या करती है कंगारू चूहा, ये एकत्र कर देती है, यानी कि एक जगह जमा करती है, जिससे कि उत्सर्जित उत्पादों को निकालने के लिए पानी की न्यूनतम मात्रा का उपयोग किया था। जिससे मतलब वो जो उनका गोबर होता है, गोबर जो निकलता है उत्सर्जित पदार्थ, उसमें पानी की मात्रा क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अगला जो है कह रहा है कि रिकैपियुलेशन के सिद्धांत को परिभाषित करें। कह रहा है कि रिकैपियुलेशन सिद्धांत किसी भी जंतु का भ्रूणीय विकास उसके जाति इतिहास की पुनरावृत्ति करता है। अर्थात कोई जीव विकास क्रम में उन सभी अवस्थाओं से गुजरता है जिनसे उसका पूर्वज गुजरे थे। इस प्रकार भ्रूण विज्ञान के अध्ययन से किसी जंतु के पूर्वज का अंदाज लगाया जा सकता है। इसे
प्यूवेशन सिद्धांत भी कहते हैं। मतलब कि मानो कि जैसे कि पता लगाता है कि वो किसका बेटा है, किसी का बेटा हरा गया तो कैसे पता करेंगे, डीएनए के द्वारा। तो उसी पता जो क्या था उसी को रिकैप्युलेशन कहते हैं, ठीक है। अगला है विनिमय को परिभाषित करते। विनिमय एक ही क्रोमोसोम पर अवस्थित वे यौन अथवा अवयव जो अर्धसूत्री विभाजन के समय एक दूसरे से बिना पृथक हुए उसी स्थिति में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं, एक दूसरे से सहलग्न होते हैं, ऐसी घटना को विनिमय कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, शराब एल्कोहल के दुष्परिणाम को वर्णन करें। तो शराब और एल्कोहल के दुष्परिणाम क्या है, इसका क्या कह रहा है, वर्णन करने। तो देखिए नंबर 1, शराब और परिणाम के निम्नलिखित दुष्कर्म है या दुष्परिणाम है। नंबर 1, अधिक शराब के सेवन से यकृत क्षतिग्रस्त हो जाता है, किडनी प्रभावित होता है और किडनी खराब होने से व्यक्ति को होता है, मृत्यु होता है। दूसरा का इसका दीर्घकालीन प्रभाव होता है, इसका लत छूटता नहीं है। ये दीर्घकालीन प्रभाव होता है और इसका लत छूटता नहीं है, ठीक है। 3 में तंत्रिका तंत्र क्षतिग्रस्त हो जाती है, सेरोसिस की बीमारी होती है, यानी तंत्रिका तंत्र जो होती है क्या होती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है और सेरोसिस की बीमारी हो जाती है, ठीक है। अगला है अंतःप्रजनन क्या है। अंतःप्रजनन क्या है, कह रहा है जब एक ही नस्ल के पशुओं के बीच प्रजनन होता है तब इस प्रकार के प्रजनन को अंतःप्रजनन कहते हैं। इस प्रकार के प्रजनन में एक ही नस्ल के पशुओं के बीच 4 से 6 पीढ़ियां तक संगम कराया जाता है। इसके लिए निम्नांकित कार्यनीति अपनाई जाती है। एक ही नस्ल से उत्तम किस्म के नर था मादा का चयन, नर था मादा का संगम, संतति का मूल्यांकन था श्रेष्ठ नर था मादा का चयन, चयनित नर था मादा का संगम। यानी कि इसमें होता कि है, अगर मान लीजिए अपना यहाँ जो है अगर सांड अगर देसी यानी कि अपना यहाँ का है और गाय भी अपना यहाँ का है तो क्या होगा, दोनों का एक ही प्रकार का होगा, यानी एक ही नस्ल के, दोनों एक ही नस्ल के हैं क्योंकि देश है, देश का है। अगर वही मानो कि गाय है देसी नस्ल का और सांड जो है विदेशी नस्ल का, बहुत हट्टा खट्टा है, अगर उससे जब संगम कराता है यानी दोनों को मिलाया जाता है तब उससे जो संतान उत्पन्न होगा वो बहुत ही अच्छा होगा और दूध अधिक देगा, ठीक है। आगे मानवों में मादा जनन की, ठीक है, मानवों में मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसमें आप क्या करिएगा, मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बना लीजिएगा, ठीक है। नहीं होगा तो लास्ट में आपको क्या करेंगे, आप हमारे चैनल इस नंबर पे क्या करिएगा, मैसेज करिएगा, आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है, फोटो वाला का खास करके। चलिए अगला 15 नंबर क्या है कि बाह्य स्थान संरक्षण पर प्रकाश डालिए। कभी कभी ऐसी परिस्थिति भी रहती है जब पौधों या जंतु संकटग्रस्त या आपत्ति अस्त श्रेणी में आ जाते हैं, तब उनके तत्काल संरक्षण के उपाय करने पड़ते हैं। इसके लिए उन सभी स्पीसीज को उनके अवश्य स्थानों से हटाकर अन्य जैसे वनस्पतिक या जंतु उद्यान में रखा जाता है। इस प्रकार का संरक्षण बड़ा स्थान संरक्षण कहलाता है या फिर बाह्य स्थान संरक्षण कहलाता है। चलिए अगला है एलर्जी क्या है, इसके लक्षणों का वर्णन करें। तो कभी कभी हमारी त्वचा में विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया होती रहती। मान लीजिए हमारी त्वचा है, अगर हम क्या होता है विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया होती हैं, जैसे पूरे शरीर की त्वचा का रंग लाल हो जाना, शरीर विशेष प्रकार के भोजन, धूल कण आदि के असंक्रमय प्रतिक्रिया जब त्वचा पर हो उसे एलर्जी कहते हैं। एलर्जी दुर्बल एक एंटीजेंस के कारण होता है, दुर्बल एक एंटीजेंस के कारण होता है, ठीक है, जिसके लिए हम कैप्सूल का उपयोग करते हैं। कैप्सूल का नाम क्या है याद नहीं है, ठीक है, लेकिन कौन सी होता है, एंटीजेंस होता है। तो एंटीजेंस कैप्सूल का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक है। अगला है सहभोजिता एवं असहभोजिता में अंतर बताएं। तो सहभोजिता एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है तो दूसरी जाति को ना लाभ ना हानि। बोल की पीठ पर
चरनेकव सहभोजिता का उदाहरण है। सहभोजिता में दोनों जाति को ना लाभ होता है ना हानि। मान लीजिए हमारे सहभोजिता, जैसे कि हमारे सिर में क्या जू होता है, यानी जिसको हम ढीव कहते, ठीक है। तो जब जू होता है तो क्या जू हमको हानि करता है? नहीं करता है। तो ना ही हमको हानि हुआ ना ही उसको हानि हुआ, ठीक है। इसी को सहभोजिता कहते हैं। अगला है सूक्ष्म अंतःक्षेपण क्या है? यह किस प्रकार के पुनः योगज डीएनए तकनीकी में करता है? कहो, इस विधि में कोई बाहरी डीएनए को सीधे तौर पे किसी जंतु या पादप कोशिका के केंद्रक में इंजेक्ट किया जाता है। इसका उपयोग अंडाणु, अंडे तथा भ्रूण में किया जाता है। यानी कि जब अच्छा नस्ल की चाहिए कुछ भी चीज़ तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है। अंतः, ठीक है, अंतःक्षेपण यानी अंदर ही अंदर, ठीक है, उसको पता ही ना चले। अगला है ओजोन छिद्र से आपका क्या अभिप्राय है? तो ओजोन क्षय का मुख्य कारण बहुत ही कुछ है। अगर ओजोन परत नहीं रहा तो हमारे शरीर कैंसर से जूझेगा और आदमी बच नहीं पाएगा। तो चलिए कह रहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC कार्बन मात्रा में वृद्धि होने से ओजोन परत पतली होती जाती है, जिसे जोन छिद्र कहा जाता है, ठीक है। ओजोन छिद्र का प्रमुख कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है। चलिए अगला 20 नंबर कह रहा है ट्रांसजेनिक जंतुओं से क्या लाभ है? तो ट्रांसजेनिक जंतुओं के लाभ इस प्रकार निम्नलिखित होते हैं। नंबर 1, इनसे अधिक दूध, मांस, अंडे का उत्पादन ले सकते हैं। इस प्रकार से उत्पन्न जीवों में रोग प्रतिरोधी क्षमता उच्च होती है। इनसे प्राप्त जीव अधिक कार्यशील होते हैं। ये जंतु आर्थिक संरचना सुदृढ़ करने में आधार स्तंभ हैं। मतलब कि देखिए ट्रांसजेनिस ये एगो क्या नाम है? दवा का नाम है। अगर ये व्यक्ति कोई ले लिया तो अधिक मोटा जाएगा, अधिक हट्ठा कट्ठा हो जाएगा। जैसे कि आप मुर्गा को देखते होंगे कि अगर मुर्गा को सुई दे दिया तो मुर्गा बहुत ही हट्ठा कट्ठा हो जाते हैं। तो हट्ठा कट्ठा इसलिए होते हैं, अगर हट्ठा कट्ठा है तो उसमें क्या होगा? रोग, यानी रोगा ही मुर्गा होगा, ठीक है। अधिक रोग ओकरा में होगा, ठीक है। तो प्रतिरोधी क्षमता, रोग प्रतिरोधी क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। नहीं, देखिए हट्ठा कट्ठा होगा तो ओकरा में क्यों होगा? मान लीजिए कि पास अगर अधिक बल है तो क्या उसमें रोग होगा? नहीं होगा। तो ये कहते हैं प्रतिरोधी क्षमता जो है क्या होगा? अधिक होगा, ठीक है। अगला है जल परागन से आप क्या समझते? उदाहरण दे। चलिए कह रहा है कि जल परागन की विधि द्वारा परागन का स्थानांतरण एक पुष्प के पुकेसर से दूसरे पुष्प के बढ़ती पराग पर जल द्वारा होता है। ऐसे पुष्प छोटे तथा महत्वहीन होते हैं। ऐसे पुष्प में नेक्टर तथा सुगंध नहीं होते। परागकण अनवरित होते हैं। जलदोभिद पादप के कुछ प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं। जोस्टेरा, सीरेटोफाइलम तथा बैरिसनेरिया, ये सब क्या होते हैं, ठीक है। चलिए आगे। असमजात अंग क्या है? 2 उदाहरण दे। क्या है कि वैसा अंग जो कार्य की दृष्टि से समान हो पर रचना और उत्पत्ति में भिन्न हो, असमजात अंग कहलाते हैं। इसके 2 समुचित उदाहरण, यानी इसके 2 उदाहरण निम्नलिखित है। नंबर 1, पक्षी तथा कीट के पंख, ऑक्टोपस तथा मनुष्य की आँख, ठीक है। अगला है कर्मिक विकास क्या है? इसको लिखना है। कर्मिक विकास क्या है? इसको क्या करना है? अपना लिखना है। कह रहा है कर्मिक विकास किसी आबादी जनसंख्या के जीन पूल में वह सूक्ष्म परिवर्तन है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचकर एक नई जनसंख्या उत्पन्न करता है जो पूर्ववर्ती आबादी के आनुवंशिक रूप में भिन्न होता है, ठीक है। अगला है 24 नंबर। कलोमिया एक पंजक की परिभाषा बताइए। एक पंजक के एक लाभ था एक हानि के बारे में बताइए। कह रहा है कि आकारकी तथा आनुवंशिक के रूप में समान जीवन को क्लोन कहता है। अर्थात जिसका आकार और आनुवंशिक गुण समान रहते उसे क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। जिसका आकार और आनुवंशिक गुण क्या होते? समान होते, उसे क्लोन कहते हैं, ठीक है। एक पुंज कहा जाएगा या एक पुंज कहा जाएगा, क्लोन कहा जाएगा या एक पुंज कहा जाएगा। इसके निर्माण से घातक बीमारी जैसे कैंसर, एड्स आदि चिमड़ियों का इलाज संभव हो सकती है। हानि, एक ही प्रकृति के कारण प्रजनन दोष उत्पन्न होता है, ठीक है।
अगला है जनसंख्या नियंत्रण हेतु गर्भ निरोधक जनसंख्या नियंत्रण हेतु गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियों का विवेचना करें। चलिए कह रहा है कि यह एक विशेष प्रकार की गोलियां होती है जिसमें एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन का संगठन होता है। ठीक है, यह गोलियां प्रायः मादा द्वारा 21 दिनों तक लगातार ली जाती हैं। क्या करते हैं मादा लोग? लगातार लेती हैं 21 दिन तक, तथा शेष 7 दिनों तक अंतराल रखा जाता है। इन गोलियों को लगातार बिना भूले रोज ही खाना होता है। यह गोलियां एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को शरीर में बढ़ा देती है जिससे आवर्त चक्र प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगला है 26 नंबर, पुष्प में दल का क्या कार्य होता है? पुष्प में दल का क्या कार्य होता है? तो कह रहा है कि पुष्प में पुष्य दल का पुष्प का सर्वाधिक आकर्षक भाग है जो बहुत ही सुंदर रंग है तथा सुगंधित रहित होता है। मतलब मान लीजिए ऊपर में जो अड़हुल के फूल देखिए, ऊपर में जो 3 गो दिखता है आपको, कितना बहुत ही सुंदर दिखता है, उसी को क्या कहते हैं? पुष्प दल या फिर दल कहते हैं। इसी के द्वारा परागकर्ताओं का आकर्षण होता है ताकि परागण की प्रक्रिया संपन्न हो। पुष्प दल मुख्यतः 2 प्रकार के, यह दल का अवस्था में जनन अंगों की रक्षा करते रहते हैं, यह कीट परागण में बहुत ही सहायक होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन चाहिए, कह रहा है कि पूर्ण पूर्वता से आप क्या समझते हैं? इनके लाभ बताइए, कहिएगा। पूर्ण पूर्वता द्विलिंगी पुष्प में पर परागण के लिए एक स्थिति है जिसमें नर जनन भाग मादा जनन भाग से बहुत पहले परिपक्व होकर परागकण को मुक्त कर परागण को सर्जित करता है। लाभ, द्विलिंगी पुष्प में स्वनिषेचन को रोककर विभिन्नताएं उत्पन्न करता है। ठीक है, अगला है 28 नंबर, प्रतिबंधन एंजाइम क्या है? किन्हीं 2 के नामिक है। कह रहा है कि प्रतिबंधन एंजाइम एक तरह का प्रोटीन होता है जो डीएनए अणु के आकार को तय करता है। ये डीएनए के कुछ अनुक्रमों को पहचानते हैं और उन्हें एक ही जगह पर विभाजित करने में मदद करते हैं। प्रतिबंधन एंजाइम के कुछ उदाहरण जैसे इसे इकोई से प्राप्त किया जाता है। इस एंजाइम का उपयोग डीएनए पूर्ण योग तकनीकी में किया जाता है। इसका 2 उदाहरण निम्नलिखित होता है। ठीक है, तो चलिए आपको इतना क्वेश्चन करिए, टोटल 28 क्वेश्चन आपको करवा दिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ईमानदारी पूर्वक आप सब लोग इसको कर लीजिएगा। और शाम को मिलते हैं 50 ऑब्जेक्टिव, 50 बायो का 50+ ऑब्जेक्टिव जो कि एग्ज़ाम में छपने की 100% गारंटी है उसके साथ। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये थैंक्स, धन्यवाद। ठीक है।